Hello. This is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on goat farming in India. And this video is part 2 of its kind because part 1 has already been on YouTube for a couple of days. So part 1 has covered certain items. Now part 2 is going to cover these items. These are breeding, breeds, what kind of breeds goats have, and kidding, vaccination, deworming, castration, and costing of 30 goats farm. This video will contain all these things. This is our credential, Dr. P.K. Srivastava, ex-NDDB officer, a dairy business guru in India, and this is Mrs. Dairy Consultancy, India, Bangalore. Our email and our site is given over here. Our YouTube handle which is @Premkumar Srivastava 8002 is here. ये वीडियो गोट फार्मिंग इंडिया में करने का तरीका बताने वाला पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुका है, वो यूट्यूब पर है। जिन दर्शकों को देखना हो वो वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ब्रीड्स, किडिंग, वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, कास्ट्रेशन और कास्टिंग, 30 गोट के फार्म की कास्टिंग के बारे में बताया गया है। ये हमारा क्रेडेंशियल है, डॉक्टर पीके श्रीवास्तवा। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा वीडियो सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए यूट्यूब हैंडल है @प्रेमकुमार श्रीवास्तवा 8002। हमारा नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। द स्लाइड हमें बताता है कि पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 के वीडियो में क्या क्या चीजें कवर किया है। पार्ट 1 में वी हैव कवर्ड अबाउट सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस ऑफ द गोट फार्मिंग इन इंडिया, अबाउट गोट्स, सेंसस डेटा ऑन गोट्स एंड फीडिंग, किडिंग, केयर, मार्केट linkages, what is the goat milk compared with the human milk and cow milk, and hygiene or aging determination and sheds for the goat farming. ये पार्ट 1 वीडियो का संक्षिप्त में यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, जिसमें हमने बात किया है सोशियो इकोनॉमिक्स के बारे में, गोट फार्मिंग इंडिया में, गोट के बारे में हमने बात किया है, सेंसस डेटा ऑन गोट्स पे बात किया है, फीडिंग के बारे में बताया है, किडिंग के बारे में बताया है कि कैसे किडिंग के बाद केयर करते हैं। मार्केट लिंकेज के बिना कोई भी फार्म नहीं चलता, इसलिए मार्केट लिंकेज के बारे में हमने बताया है। गोट मिल्क के बारे में बताया है, हाइजीन के बारे में बताया है, एजिंग एंड डिटर्मिनेशन, कैसे दांत देख करके हम गोट का एज पता कर सकते हैं, उसके बारे में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके फोटो डाले हैं। शेड्स फॉर गोट की बात की है। ये हमारा यूट्यूब हैंडल है, कृपया इस पे जाएं और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप कृपया वीडियो देखें, डाउनलोड करें, देखें। यदि पसंद आता है तो आप जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें और जरूर आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स दें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। अगले स्लाइड को देखते हैं। ये हमारा कस्टमरी है। हम एक्नॉलेजमेंट देते हैं उन सभी साइट्स का जहां से हमने डेटा कलेक्ट करके ये वीडियो आप फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया है। We acknowledge all those sites from the net from where we have collected the data, related data, pictures and other information regarding the goat farming. And this goat farming this video is on the goat farming is for the education of the farmers, entrepreneurs, those who want to enter into the goat farming. Goat farming is always a profitable business. आपको बताता चलूं कि हमारी कस्टमरी है कि हम उनका सबका एक्नॉलेजमेंट करते हैं जिनसे साइट से हमने डेटा या पिक्चर या कोई भी इंफॉर्मेशन लिया है, और ये इंफॉर्मेशन हम लोग वीडियो में शामिल करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को और फार्मर्स को, इन सभी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके सीधे शब्दों में
जिस शब्दों को वो समझ सकते हैं, सीधे शब्दों में इसको डिटेल बताने के लिए, ताकि वो उसको आसानी से समझ सकें। यही हमारा पर्पज है ये एक्नॉलेजमेंट करने का, और इन जगह से साइट से पिक्चर्स को, इंफॉर्मेशन को लेने का। ये हमारा यूट्यूब हैंडल है, जहां आप जाकर के हमारे किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे है। अभी तक हमारे करीब 50 वीडियो यूट्यूब पर हैं। आप चाहें तो हर एक सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट पे आप खोजेंगे, करीब करीब वीडियो फार्मिंग से रिलेटेड, वो गाय की फार्मिंग हो, वो भैंस की फार्मिंग हो, वो गोट की फार्मिंग हो, इन सभी फार्मिंग के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा। हम लोगों ने जिस वीडियो को अभी इस समय बनाया है, ये वीडियो गोट फार्मिंग का सेकंड भाग है। पहला भाग हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आते हैं, चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड हमारा गोट पॉपुलेशन इन इंडिया के ऊपर है। 20th सेंसस डेटा के, एनिमल सेंसस डेटा को लेकर के बनाया गया है। ये केवल रिपीटिशन है, पहले भी हमने इसको दिखाया था। हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि 2007 से लेकर के 2023 तक जो गोट के पॉपुलेशन का ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और वो मेंटेन हो रहा है। हम ये मान के चलेंगे कि करीब 10% के रेट से ये बढ़ता है, और इसी के हिसाब से हम उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, होम कंजम्पशन, या तो उसको हम एक्सपोर्ट में ले जाते हैं, मीट एक्सपोर्ट में। और इसीलिए गोट का जो जनरली जो जो हमारे गोट्स का जो नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो जनरली स्टैटिक रूप में चल रहा है। 2007 में 140.54 मिलियन था, और जो 2023 में आकर के, 2023 अभी आने वाला है डेटा, इट हैज नॉट येट कम। 2023 डेटा, 21st एनिमल सेंसस डेटा हैज नॉट येट पब्लिश्ड, but 19 data is published, and that says that 2007 it was 140.54 million, and 2019 it has reached to 148.88 million. So above, if you compare with the 2012 data, it is about 10.14% increase over the previous census. There are 200 recognized breeds of the goats which are meat, either milk or dual purposes. All kind of breeds are available. Most of the breeds in India found are dual purpose breeds. The history says, which I have earlier also detailed, the goats were the first animals domesticated by the man somewhere over 7,000 to 10,000 BCE. The ancient Egyptian pharaoh Sepharens was buried with more than 2,000 goats. So this shows the history that goats are our pet animal from a very, 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 very long past history, right? Let's go to the goat life. Goat life is generally 8 to 12 years. It varies with the breeds, but generally you will find it is from 8 to 12 to some goats are there which goes up to 15 years also. Let's go to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं गोट्स के बारे में। ये हमारा रिपीटिशन स्लाइड है, वो पहले भी हमने दिखाया था। ये इसलिए हमने रिपीट किया है कि आप टर्म को जाने। एडल्ट मेल गोट इज कॉल्ड बक, द एडल्ट मेल गोट इज कॉल्ड बक, द कैस्ट्रेटेड मेल गोट इज कॉल्ड वेदर, द एडल्ट फीमेल गोट इज कॉल्ड डो, immature goats collectively called as kids, male goats under 1 year of age are called bucklings, female goats under 1 year are called doelings. And when you go to the breeding, the male can breed as early as 4 months onward, and one buck is sufficient for the 20 doe to serve. Female can be breedable at the 7 months age, but the preference is about let them get the 65 to 70% of their adult weight. That comes about 1 year in time. Approximately 1 साल की अगर फीमेल गोट हो गई है तो उसकी आप ब्रीडिंग कर सकते हैं।
एक मेल गोट जिसे बक कहते हैं वो 20 डो के लिए सफिशिएंट होता है सर्विस करने के लिए। यानी यदि आप 20 का फार्म रखना चाहते हैं तो आपके लिए एक मेल गोट काफी होगा। और ये जो मेल और फीमेल गोट हम लोग रखते हैं ये ब्रीडिंग गोट्स होते हैं। इनकी जेनेटिक कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और इसलिए हम इनको ब्रीडर मेल्स ब्रीडर फीमेल्स कहते हैं। लिटर साइज का मतलब होता है कि वो कितने बच्चे एक साथ देती है। गोट की हिस्ट्री बहुत अच्छी है क्योंकि उनका लिटर साइज 1 से लेकर के 6 पर लीटर एक बार में बच्चे देने का है। पर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द गोट्स जो भारत में हैं, जो एशियाटिक गोट होती हैं, इवन फॉरेन कंट्री के जो गोट्स होते हैं वो 1 या 2 किड्स जनरली देती हैं। 3 किड्स वाले बहुत रेयर हैं और 4 to 6 वाले तो बहुत ही रेयर हैं। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर कि उनका वेट क्या होगा। अगर आप इफ यू वांट टू लुक एट द साइज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड्स, it varies so much. The breeds are so small as just 10 kg and they goes right up to 136 kg. Males cases it is 12 kg to 173 kg. It depends generally that what breeds you are talking about, and the meat breeds are generally heavier than the dairy breeds. Dairy breed means we have discussed that goats having dual purpose. Either they can be meat purpose, either they can be the milk purpose, or they can be dual purpose. Most of the Asian goats are dual purpose goats. We will discuss on this point. Let's go to the next slide. Next slide is again about the goat breeds. It's very difficult to dwell upon the breeds of the goat because there are so many. But we have collected some selected breeds which are generally found in our India, in our country, and we have taken across the country from north to south and west to east. We have taken across the country the breeds, the Jamnapari, and we have given full details. You will find in the cursor full details we have given about the breeds. Those who are most interested to read about particular breed, they can go to this slide, and there are several slides on different breeds. They can select their breeds and they can discuss, they can read all these things, and they will find these information very useful for them. So that's why we will not devote time more on this. हम लोग इस पे चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। केवल इसका कारण ये है कि ब्रीड्स बहुत हैं और हम सारे ब्रीड्स के बारे में हम कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। हमारी कोशिश है कि जो एशिया में, भारत में जो भी ब्रीड्स पाई जाती हैं, जनरली जिनके बारे में आम जनता जानती है या फार्मर्स उनके बारे में जानते हैं, उन लोगों के बारे में, उन ब्रीड्स के बारे में हम चर्चा किए हैं और उनके बारे में डेटा खोज करके आपके सामने रखे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को स्टॉप करके इन सारे इंफॉर्मेशंस को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। जब आप एनिमल खरीदने जाते हैं, जब आप गोट खरीदने जाते हैं, तो इन चीजों का मिलान कर लें कि क्या ये इस तरह के फोटो जैसा ये लग रहा है। अगर इस तरह फोटो लग रहा है तो जमुनापारी है, इस तरह का फोटो लग रहा है तो ये बीटल है। तो इन चीजों को हमने ब्रीड वाइज डिस्कस करने की कोशिश की है। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू डिटेल अबाउट द ब्रीड्स वेरियस विच आर मोस्टली commonly available in India. Let's go to the next slide. And next slide, before next slide, we will again remind that this is our YouTube handle at Prem Kumar Srivastava 8002 to watch my video. There are about more than 50 videos on goat farming, cattle farming, what are the risks of the farming, different kind of schemes in the country, what schemes you should opt, what schemes you should not opt. All those things information is given by through the various kind of how you will select the cattle, how you will select the buffalo, how you will select the goat, how you will get the age of the animals at the time of purchase. All those things we have given in our videos. Kindly go to our YouTube handle, like the video,
subscribe the video and kindly give your comment so that we can improve on this. Our next video is coming on a very useful subject, that is the animal husbandry infrastructure development schemes. We will discuss a little bit on that. Goat breeds is continuing. So Talicheri and Malabari is a Kerala breed, and they are prolific breed, and they are very good breed. Is a meat purpose goat, and they were 30 to 40 kg. That's what information we have given. Similarly, we have given for the Barbary. Barbary is actually in the Delhi NCR. It is smaller than the Jamnapari. It's the same range, same area they are found, but the difference in the Jamnapari and Barbary is of ear. The Jamnapari ears are too long and pendulous and hanging from the head, while the Barbary's ears are straight like horses. It goes up and straight. So these are different differences we have given. Even Osmanabadi is a very good breed of the dual purpose breed of the goat, which is found in the Telangana region and Andhra region and Osmanabad region. And let's go to the next slide. If you go to the next slide, you will find Surti. It is a Gujarat breed. Look at that. So we have reached up to Gujarat, Delhi, Punjab. Beetle was Punjab, and Kerala. Now it's a West Bengal. The Black Bengal goat is the best meat breed ever developed. Though it will not go as a very large goat, it is a medium sized goat, but it is a dual purpose. It goes for the milk as well as the meat breed. But the meat smell in case of Black Bengal, you will never match with any of the goats in the world. This is one of the finest meat breed, which is mostly reared in the eastern part of India. That is, it could be the Bengal, the eastern region of the East UP, Bihar, Jharkhand, Bangladesh, Northeast. That is the area it is found. Let's go to the Sirohi. Now look, we are going to the western Rajasthan, which is going to touch the deserts. It is from the Sirohi district of the Rajasthan, and the origin is from there. However, this breed is found most of the area, western Rajasthan, it is found. And the details we have given in that, which whosoever was, जिसको भी इसकी आवश्यकता हो डिटेल के अंदर जाने की, कृपया उसे पढ़ें, वीडियो को रोक लें, रोक करके आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट को लिख सकते हैं, फोटोग्राफ्स को कवर कर सकते हैं। आप ले जा करके जब आप एनिमल परचेज करने के लिए जाते हैं, गोट परचेज करने के लिए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई आदमी कह रहा है कि ये बर्बरी है, तो बर्बरी का फोटो लेके जाइए। अगर वो मैच करता है तभी खरीदिए। गोट में बहुत सारा वेरिएशन नहीं होता है, गोट ब्रीड के हिसाब से ही मिलती है, देखी जाती है। गोट के अंदर बहुत सारी इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग नहीं हुए हैं, फिर भी लेकिन गोट ने अपना ब्रीड कैरेक्टर मेंटेन करके रखा हुआ है। आइए हम देखते हैं बोयर गोट के बारे में। ये अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन गोट है जो पूरे वर्ल्ड में छा गया है। इसकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है। आप देखेंगे मेल 120 किलो का होता है, फीमेल 90 किलो की होती है, और ये इसका ग्रोथ रेट इतना फास्ट होता है कि जितने में एक बंगाल ब्लैक ग्रो करेगी, 10 महीने के बाद वो ब्रीडिंग करेगी, 10 महीने के अंदर बोयर गोट 100 केजी 90 केजी का हो जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम मीट के लिए गोट रखना चाहते हैं तो बोयर गोट जो साउथ अफ्रीकन गोट है, जो अमेरिका में और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है अपने मीट के लिए, वही गोट रखें। और ये बहुत ही डोसाइल होता है, देखने में बहुत बड़ा है, हॉर्न बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ही डोसाइल एनिमल है। सो बोयर गोट इज एक्चुअली बेसिकली a meat goat, very fast growing goat, and this can be really a good farming if you go with the boyer goat. Now come to the our meat animals, meat goats like Marwadi meats and Jakhrana. Both are like Marwadi goat
is in Rajasthan. Jakhrana is also in Rajasthan. You will find Jakhrana, of course, it is being used for the meat also, but at the same time, it is a milk breed and it's a large milk breed like Kerala goat we showed, that is also a milk breed. Here, meat as well as milk breed, that is a dual purpose. But Jakhrana is mainly for the milk. It gives good quality of milk. 2 to 3 liter of milk you can get from Jakhrana, while the Marwadi goats is generally for the meat purpose. The details we have given, whatever available on the net, we have collected and provided for the benefit of our goat entrepreneurs. The goat entrepreneurs may be interested if they are on the high altitude. They can do the business of the fiber goats. These goats are actually producing fleece, जिसे हम ऊन कहते हैं, और इनके हेयर से वो ऊन बनता है, और ये ऊन इतना कॉस्टली होता है, इतना इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इंटरनेशनल मार्केट में. और आजकल the China, Mongolia and Afghanistan are the country which are first, second and third in producing this kind of fine fiber goats in their country. India is also not behind, but the high altitude Himalayan regions are rearing these kind of goats. Out of that, the Kashmiri goat, Chengthangi goat, Pashmina goat, which are having a little variation, but mostly these goats are the same goats. And they produce the two type of hairs, type 1, type 2. The undercoat hair is the fleece, which is the finest thread, finest hair, and which has been used for many, in the history in India. The best quality of wool is coming from Kashmiri goats, Pashmina goats. And the second variety of the wool they produce is the god hair. The god hairs are superior, the outer coat, and the inner coat, undercoat what comes is the fine one, which is called the Pashmina. There are varieties of goats, others related to these goats, like Kashmiri goats, which are in other countries like Paigora goats, Naigora goats, and Angora goats. Angora goats are also in India, and they have got a different variety of fleece production there, that is called mohair. And this mohair is very, very costly. Sometimes it is costlier than the Pashmina. Paigora goats are actually, they produce different types of the fleece. ऊन ये 3 तरह का पैदा करते हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी. एंड टाइप सी इतना फाइन होता है कि जो कि कश्मीरी गोट और अंगोरा गोट से भी फाइन होता है. पाइगोरा गोट को एक्चुअली बनाया गया है, पिग्मी गोट को और अंगोरा को क्रॉस करके पाइगोरा गोट बनाया गया है. उसका रीजन था कि उन्हें और भी फाइन थ्रेड चाहिए था, और भी फाइन वूल चाहिए था, इसलिए ये एक क्रॉस ब्रीड तैयार किया गया है. नाइगोरा goats are generally famous in USA, and they are also fiber breeds. So this I included just because if some of the goat entrepreneur want to go for the goat breeds and they live on the high altitude regions, they can actually go for these kind of goats and earn lot of money, because there is a huge demand for Pashmina and mohair. Let's go to the next slide. Next slide is about the kidding of the goat. How the kidding happens. Earlier we have discussed what you should do after the kidding in the first part. But the second part में हम लोगों ने ये बताया है कि हम किडिंग कैसे गोट की होती है उसको दिखाने का प्रयास किया है. आप देखेंगे कि फर्स्ट वाटर बैग बाहर आता है, हमारे कर्सर पे ध्यान दें, और उसके बाद हाफ किडिंग होती है, हेड्स उसका बाहर आता है. अगर इंटीरियर पोजीशन में बच्चा है तो हेड बाहर आता है, और बाद में उसका पूरा बॉडी बाहर आता है, जो कि हम मानते हैं कि किडिंग ओवर हो गया है. किडिंग ओवर होता है, ये समझ लीजिए कि 150 दिन का जेस्टेशन होता है, यानी रफली 5 महीना
का जेस्टेशन पीरियड गोट में होता है और गोट जल्दी बढ़ती है, जल्दी बच्चे देती है। अगर आप ठीक से उनका रख रखाव कर रहे हैं तो साल में 2 बार बच्चे देगी, नहीं तो 2 साल में 3 बार बच्चे देना बहुत ही कॉमन है हर एक गोट के फार्म के लिए। तो आप इतना लेके चलते हैं तो देखेंगे कि किडिंग को बहुत ही सेंसिटिवली अरेंज करना है, बहुत सोच समझ के किडिंग को हेल्प करना है, बिकॉज गोट के ऊपर बहुत प्रेशर होता है और किडिंग के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हियर वी हैव शोन अबाउट द anterior position and posterior position. Both positions are normal, not a problem. But the only thing, there should not be a twisted position that we have not shown it here. That is highly technical and it is related to the veterinarian or para-vet staff. So they will handle it if it is there. Otherwise, mostly the kidding does not take more, problematic. It is very simple process. वो प्रोसेस में करीब 6 से 8 घंटे लग सकते हैं और समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइमर जो गोट होती है उसको ज़्यादा समय लगता है किडिंग में, और बाकी जो किडिंग कर चुकी गोट होती है उसको करीब 4 से 5 घंटे के अंदर किडिंग हो जाता है। मतलब ऑनसेट ऑफ किडिंग में और ओवर ऑफ किडिंग में करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आगे हमने दिखाया है कि कहां से हमने ये फोटोग्राफ्स लिए हैं, उस सोर्स को हमने यहाँ दिखाया है। वो पूरे आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। If you are interested, you can go to the source which we have shown over here, and you can, this is also acknowledged in our acknowledgement slide, and you can go to that site and read about the whole article, which is a very detailed article, and that will be beneficial for any of the goat entrepreneur if you want to be into the profit in the goat farming. Let's go to the next slide. Next slide is regarding vaccinating to the goats. Most important. Though here it is given a full table of 6 type of vaccinations, but at the same time, always contact to your local veterinarian and local para-vet staff, which tells about that this area, which kind of vaccination is most important, right? So here we are most important we found is the foot and mouth disease, which has to be done every 6 months, yearly twice. So like that the details are given, but we have requested here, caution we have given, that please contact the local dispensary, local veterinary hospital for the support of vaccination. That is their job. Even if they want to if you want to have your own vaccines purchased from market and that should be given to the animals, they will help it out. So please go to that. Mrs. Dairy Consultancy will not be responsible for any of the mishap if you do the vaccination yourself without studying about the virus or the goat diseases, right? So let's go to the next slide. Next slide is about deworming. What is deworming? Deworming is the goats are generally living on the blade or leaves. They are generally living on the green forage, and they go for the grazing as well. More goats, those who go for the grazing, they will be getting more parasites in their body, outside and inside, and those who are restricted to the stall feeding will get very less parasite in their body, outside or inside. So deworming has been classified in 3 part. 3 भाग में हमने deworming को classify किया है। एक एंडोपैरासाइट के लिए किया है, एक एक्टोपैरासाइट के लिए किया है, और एक स्पेशली कॉक्सिडियोसिस के लिए किया है जो बच्चों में होता है, जो किड्स में पाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो किड्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, 1 से 3 महीने के होते हैं, 3 से 6 महीने के बीच में ही ये कॉक्सिडियोसिस होती है और उसके लिए ड्रेंचिंग करना पड़ता है। इसके लिए भी आपको पैरावेट से या लोकल वेटनरी स्टाफ से आपको सपोर्ट लेना चाहिए और वो आपको जरूर सपोर्ट देंगे। ये उनकी ड्यूटी में शामिल है कि आप गोट फार्म को हेल्प करें। अगले पॉइंट पे हम जब देखते हैं तो आप देखेंगे कैस्ट्रेशन। ये एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप कैस्ट्रेशन नहीं करें तो क्या होगा?
तो मेल गोट्स जो होते हैं जब तक वो छोटे रहते हैं तब तक डोसाइल रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो आपस में फाइटिंग करते हैं और उनके हॉर्न लॉकिंग होती है। दे फाइट विद द हॉर्न हेड ऑन कोलिजन, और उसमें वो अपने को चोट लगा सकते हैं या दूसरे एनिमल को चोट लगा सकते हैं। सो बेटर होता है कि हम उनको कैस्ट्रेट कर दें। कैस्ट्रेशन करने का बहुत ही सिंपल उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय है। It's not very difficult, but at the same time you should take a training with the veterinarian or a paravet staff of your local veterinary hospital. They will teach you, and thereafter you will be master in castrating the male goats in your farm, and that will give you better meat production, that will give you the quality meat production, more meat production, and there won't be any fighting or any kind of damage to the other goats in the farm. Let's go to the next slide. Next slide is very important. Many people ask me, if we are going for the 30 goat farm, how much we need the money? Sir, if you are going for the 30 goat farm, you need about 24 lakhs rupees. This 24 lakh rupees is for the animal purchase, the shed design and shed construction, the equipment, the third part, equipment, and the total assets comes about 23.40 lakhs, and this 23.40 lakh can be summed up to 24 lakh if you are going for 31 animal farm. Why it is 31 animal, we'll discuss. Now come to this fourth part. What we have taken for 1 year, we have taken the feeding, medicine, wage and milk handling cost. This cost is coming about 6 lakhs, 6.5 to 6 lakhs it comes. And if you are having your own fodder, it will be further reduced. If you are purchasing the fodder from the market, it will be about 6.5 lakhs rupees for 1 year for 31 goats. Now this 6 lakh, and plus if you have taken the loan of 24 lakh rupees, you are going to pay the interest at the 9% interest rate, about 2 lakh 10,000, and this total adding 2 lakh 10,000 and this is 8 lakh 10,000, means actually the shelling out the money, the cash flow is about 8.10 lakhs in a year, the first year when you have set up the goat farm. And what is the revenue? The revenue comes about 9.20 lakhs. How it comes, we have given the animal sale is 15,000 and 15,000 per animal. And why we have taken only 40 animal here? I am explaining just because of that, because you will get rarely this kind of slide anywhere on the net. This is truly calculated slide. It is based on the real expenditure, and you should believe on this, that you have to spend this much. Where you can save is the elevated shed. If you are going to save on the elevated shed, you are going to spend less than 18.5 lakh rupees. You are going to get the diseases in the farm, and that will be another kind of losses you are going to bear, right? So be very cautious, be very intelligent while spending into the goat farm. Goat farm never gives you minus return. Always it is in plus. And the revenue is coming basically from three: animal sale, milk sale and compost sale. Milk sale we consider only 500 ml per animal per day, and that comes about 3 lakh rupees, and total about coming about 9.9.5 lakh rupees. When you take out the fund flow from here and sum up from the revenue, you are in surplus of positive surplus of over 1 lakh rupees. This is the first year. When you go to the second year, this can be a cumulative profit of 2.20.
And also, by the time you reach to the second year, the number of animal in the farm will increase more than 31. There will be, certainly there will be about 50 animals in the farm in second year, despite you are selling, because actually the animal, if there are 20 and these 10 kits you have purchased, total 30, 30 will give 1.5 times. So almost that comes about 45. We have taken only 40 animals. Considering that, let us have the revenue low and have the cost high. Based on that, you will be always into the profit. Be very cautious. Whenever you are using this kind of information, always be cautious. On the net, the informations are not calculative. It is generally tentative. We also call tentative, but it is based on certain formula. Per animal expenditure, people ask, suppose there is a 30 goats. Per goat, how much my expenditure should be? Your expenditure should be 75,000 rupees per goat. If somebody asks that what happens if I get the subsidy? If you get the 50% subsidy, you add 2.20 per year. Like your cost, this 8.10 will become 50%. This 6 will become 3 lakhs if you get the 50% subsidy. As well, this one, if you are getting the subsidy on the asset creation, then your interest rate will go down. So basically what we have roughly calculated, that every year you will be getting 2.2 lakh rupees with 30 goats only. So your expenditure is on the 30 goats, your investment is on the 31 goats. One way I'm counting because the buck is one. So total animals are 31, including the buck. So you get the subsidy, whatever subsidy you are getting 25% subsidy. That accordingly your surplus will increase. If you are getting 50%, आपका सब उतना ही सरप्लस बढ़ जाएगा. तो इस वजह से ये कैलकुलेट किया गया है और हमने कॉशन दिया हुआ है कि कॉस्टिंग ऑफ एनी एनिमल फार्म, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे. जैसे एक फैक्टर मैंने यहाँ बताया, अगर सब्सिडी मिला सब कुछ चेंज हो जाएगा. अगर आपके यहाँ प्रोलिफिक कौन सा ब्रीड आपने रख दिया है जो हर साल में 2 बार करता है, तो ये 30 एनिमल 60 हो जाएंगे, तो पूरा आपका रेवेन्यू सिस्टम बदल जाएगा. तो हमने कुछ फार्मूला लेके इसको बनाया हुआ है कि जनरली भारत में 1.5 गुना ही बकरी बढ़ पाती है, क्योंकि लोग टेक्निकली फार्म चलाते नहीं हैं, टेक्निकली बकरी को खिलाते नहीं हैं, और यही कारण है कि हमारा प्रोडक्शन लो है. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट स्लाइड आप जानते हैं, ये हमेशा हमारा नेक्स्ट स्लाइड रिक्वेस्ट का होता है, जहां हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया अपने क्वेश्चन को रेज करें. आप हमारे साइट पर, यूट्यूब साइट पर जाकर के, यूट्यूब हैंडल जो नीचे दिया हुआ है इस पे जाकर के आप अपने कमेंट्स दें, आप क्वेश्चन रेज करें कि हमारा कैलकुलेशन आपको कैसा लगा, क्या इसमें किसी सुधार की जरूरत है, हमसे कोई गलती हुई है. हम सारी चीजों को, वी विल always accept your comments, your suggestions, and we will change or modify our videos. We will also look for your suggestion for the new video coming in the next time. My new video coming is on the very important subject. Now once the breed multiplication scheme has been closed, now we are left with the एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसे कि बहुत ही विधिवत बना दिया गया है, जिसमें 4 एजेंसीज आपको दी गई हैं जिनसे आप अपने स्कीम को पास करा सकते हैं. बहुत ही आसान है. एक डीपीआर बनवाइए और डीपीआर बनवाने के बाद उसको सबमिट करिए. आप एनडीडीबी को सबमिट कर सकते हैं, आप नाबार्ड को सबमिट कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक को सबमिट कर सकते हैं. तो इन सभी चीजों से किसी से भी एक से बात करके आप अपना स्कीम को लें. इस स्कीम में बेहतरीन बात यह है कि बहुत सारे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है.
ये स्कीम बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सही है, क्योंकि वो जितना करना चाहें, अगर वो चाहते हैं 50 एनिमल का रखना, वो चाहते हैं 30 एनिमल का रखना, वो चाहते हैं 100 एनिमल का, जितना भी करना चाहें, जो भी ब्रीडिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, जिस गाय को बेचना चाहते हैं, जिस हीफर को रखना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक हिस्सा है। आप इंतजार करें, हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द इसी पर आने वाला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।